कि वो आपके टॉपिक से संबंधित होगा, महत्वपूर्ण होगा, पढ़ लीजिएगा, आपके पेपर में आएगा। ठीक है जी। इसके बाद आपसे डिस्कस करेंगे हम जो पिछली क्लास में हमने आपको टेस्ट दिया था, पिछला टेस्ट यानी कि टेस्ट 3 ऑफ EVGC, उसके 10 क्वेश्चन थे। लेट्स डिस्कस दिस 10 क्वेश्चंस। आप लोगों में से सभी ने किए होंगे, जिसने नहीं किए वो डिस्कशन कर लीजिए। डिस्कशन आपका इसी टाइम पे होगा टेस्ट का, कल से जगना चालू कर दीजिए। जो नहीं जगेगा उसको वीडियोस अवेलेबल नहीं होंगी, क्योंकि मैं इस वीडियो को करूँगा अब भी थोड़ी देर में प्राइवेट। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट। क्योंकि इस सेशन के लिए मुझे जगना पड़ा, मुझे इसे तैयार करना पड़ा, एंड दिस इज सो डिसग्रेसफुल दैट आपकी क्लास के लोग इस वक्त सो रहे हैं। आपका पेपर है, आप चाहे सुबह 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, 5 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको इस वक्त जगा होना चाहिए, क्योंकि आपका कुछ डिस्कशन हो रहा है। और अगर एक्स्ट्रा नींद ले ली तो फिर ज़्यादा जगने का फ़ायदा ही नहीं। कल से ध्यान रखेंगे आप, मैं इसको प्राइवेट करने वाला हूँ। स्नेहा स्पेंड द लास्ट 4 वीक्स इन बेड। लास्ट 4 हफ्ते स्नेहा ने बिस्तर में बिताए। विदाउट टेलिंग हर फ्रेंड्स और फैमिली शी थ्रो अ पार्टी ऑन हर फार्म हाउस। बिना बताए हुए अपने फैमिली को या दोस्तों को, पेरेंट्स को, कि उसने फार्म हाउस पे एक पार्टी रखी थी अपने दोस्तों के साथ में। एंड कॉल्ड ऑल हर स्कूल फ्रेंड्स, और अपने सारे दोस्तों को बुलाया था। एंड पार्टीड हार्ड, और बहुत ज़्यादा पार्टी की उसने दैट नाइट उस रात। स्नेहा इज मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम। स्नेहा किस चीज़ से सफ़र कर रही है? नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर। लास्ट 4 वीक्स इन बेड। यार तुम लोगों में से को किसी का भी ना कमेंट नहीं दिख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कमेंट आने मेरे पास बंद हो रहे हैं? तुम लोगों ने कुछ ना कुछ तो जरूर लिखा होगा। आजकल मेरे को ना इस पर शक रहता है, क्योंकि इतने टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जा रहे हैं ना बीच बीच में। सही है गुरु, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, वो होगा बाइपोलर डिसऑर्डर। क्यों होगा बाइपोलर डिसऑर्डर? बाइपोलर डिसऑर्डर क्यों होगा? क्योंकि वो 4 वीक तक तो बेड में थी, यानी शांत थी, और सडनली पार्टी कर रही है। तो वो इस कॉन्टिन्यूम स्केल पर, क्या कर रहे हो यार, डोंट डू दिस। वो इस कॉन्टिन्यूम स्केल पर एक रोज तो यहाँ पे है पार्टी हार्ड, एक रोज बिल्कुल डिप्रेशन वाली जगह पे है, तो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसको। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैलअडैप्टिव स्कीमा ऑफन विद dysfunctional belief seen in which of the following personality disorder? इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसमें कि मैलअडैप्टिव स्कीमा दिखता है ऑफन विद डिस्फंक्शनल बिलीफ के साथ? नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हाँ, सडन हैप्पीनेस आफ्टर डिप्रेशन। तो जब मैलअडैप्टिव स्कीमा, देखो 3 चीजें बात याद रखना। मैलअडैप्टिव स्कीमा यानी कि कुअनुकूलित, खराब तरीके से अनुकूलित। डिस्फंक्शनल बिलीफ यानी कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो डिस्फंक्शनल है। तो बिलीफ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है आपका पास्ट। और मैलअडैप्टिव स्कीमा एक दिन में नहीं बनता, इट टेक्स टाइम। सो नार्सिसिस्टिक में सेंट्रलाइज्ड अप्रोच की जरूरत होती है, बॉर्डरलाइन के अंदर सडन चेंज की जरूरत होती है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हिस्ट्री ऑफ डेलिक्वेंसी की जरूरत होती है। दैट्स वाई यहाँ पे आंसर क्या होगा जी? हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा। गुड वन। मुझे मालूम था कोई ना कोई तो इस चीज की जरूर बात करेगा। देखो
जब भी आप पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन कोई एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर की आपका फैमिलियल बैकग्राउंड, आपका हेरिडिटी, जेनेटिक प्लस आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का जो डेवलपमेंट हुआ है, ये सारी चीजों की हिस्ट्री ली जाती है। क्योंकि जो बिलीफ है वो एक दिन में डेवलप नहीं होता, इट टेक्स टाइम। ठीक है, तो जब मैल अडेप्टिव स्कीमा की बात हो रही है तो स्कीमा जो होता है, स्कीमा का अडेप्टेशन कोई एक दिन की घटना नहीं होती, बल्कि वो लंबे समय से हो रहा होता है। अब इसमें क्योंकि ये दो ऑप्शन दिए गए हैं जो सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है, जो बाकी सबसे अलग है, हालांकि कुछ ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं जिसमें कि ये कॉमन फीचर को शेयर करता है, लेकिन हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है अगर हम ये कहेंगे कि हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में वो सेल्फ इंपोर्टेंस चाहते हैं तो यहाँ पे हम दे नहीं सकते थे, क्योंकि वो सेल्फ इंपोर्टेंस को अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में डालते हैं तो वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का भी एक फैक्टर हो जाता है। पर मैल अडेप्टिव स्कीमा जो होता है उसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर कोई इवेंट हुआ आपके जीवन में बचपन में, और उसने आपकी जो सोच थी, जो समझ थी पूरी सोसाइटी को लेकर के, उस प्रकार के लोगों को लेकर के उसको चेंज करने लगा। इसके कारण आपके जहन में जो उस पर्टिकुलर समाज के सेक्शन को लेकर के, उस एरिया को लेकर के जो एक समझ बननी थी वही गलत बनी, तो आपका मैल अडेप्टिव स्कीमा क्रिएट हो गया ड्यू टू हिस्ट्री ऑफ योर क्या कहते हैं उसको, हिस्ट्री ऑफ योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना। और यहाँ पे डिसफंक्शनल बिलीफ, बहुत सारी चीज़ों में डिसफंक्शनल बिलीफ होता है, लेकिन जब भी जहाँ पर भी डिसफंक्शनल बिलीफ होगा वहाँ पर वो हिस्ट्री से होकर के आएगा। अब ये जो डिसफंक्शनल बिलीफ है ये एक्चुअल में आपको बॉर्डर लाइन में भी काफ़ी हद तक दिखेगा। नहीं, मैं समझा देता हूँ, एक पर्टिकुलर सेक्शन है उस पर मैं आता हूँ। जब भी कहीं पे डिसफंक्शनल बिलीफ होगा तो डिसफंक्शनल बिलीफ को ट्रीट करने का जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, जैसे ANT को, ऑटोमेटेड नेगेटिव थॉट को ठीक करने का जो तरीका है वो CBT में है, क्योंकि वहीं से कॉन्सेप्ट आता है, तो सबसे ज़्यादा रिसर्च उस पर है। उसी तरीके से एक बेहतर तरीका है जो कि CBT के रूप में यूज़ किया जाता है डिसफंक्शनल बिलीफ सिस्टम को ठीक करने के लिए। यहाँ पे मैल अडेप्टिव स्कीमा जो है उसको ठीक करने के लिए भी CBT बहुत बढ़िया तरीका है, इसलिए हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में CBT का अच्छा खासा यूज किया जाता है। पर प्रॉब्लम क्या है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, नाउ आई नीड टू सेलेक्ट अ पेन। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में CBT एक रीइंफोर्समेंट है और साइको एनालिसिस एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा और तरीके से समझने की कोशिश करो। जैसे पॉवर्टी है, मान लेते हैं गरीबी है, पॉवर्टी, और इस पॉवर्टी को आपको खत्म करना है, तो एक तो तरीका हो गया वो जिसके अंदर आपने क्या किया, फूड फॉर वर्क, क्योंकि आज तो खाने के लिए चाहिए ना। लेकिन दूसरा जो तरीका हो गया वो फूड फॉर वर्क तो दिया जा रहा है, लेकिन इससे उसको समर्थ यानी एबल नहीं बनाया जा रहा, कैपेबल नहीं बनाया जा रहा। उसको कैपेबल बनाने के लिए कौन से मेथड की जरूरत है, देश में एजुकेशन का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब अगर हम एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में पॉवर्टी का सॉल्यूशन ये है, लेकिन तब तक तो मर जाएगी जनता,
इसलिए यहाँ फूड फॉर वर्क भी जरूरी है। तो जो शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव होते हैं उसमें सीबीटी काम करती है या सीबीएम भी काम करती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म होते हैं परमानेंट, उस सॉल्यूशन के रूप में साइको एनालिसिस काम करती है। सबको समझ में आया हुआ होगा? हाँ। Narcissistic personality disorder is characterized by an unstable self-image, feeling of inadequacy, social isolation, inflated sense of self. सभी को पता है यहाँ पे an unstable self-image, unstable self-image हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वैसे unstable नहीं होती है, stable होती है, one-sided होती है। Feeling of inadequacy, 330 सेशंस क्या होता है? ओह आई गॉट इट। हाँ, तो फीलिंग्स ऑफ इनएडिकेसी, सोशल आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन। अब सोशल आइसोलेशन तो यहाँ पे होता नहीं है। इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ, हमने बहुत बात की हुई है, यही होगा आंसर। इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ यानी अपने आप को सब कुछ समझता है ना, नाना पाटेकर का एग्जांपल दिया था हमने। नेक्स्ट, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज हाईली कोमॉर्बिड विद। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कोमॉर्बिडिटी किसके साथ में होती है? बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। चूज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 4, 1 3 4, 1 3 एंड 1 2 3। ये क्वेश्चन बहुत ही, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि देखो ध्यान से समझने की कोशिश। अब हम इसको समझ ही लेते हैं क्योंकि ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है। जब आप डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं, नार्सिसिस्टिक की बात करते हैं, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं और बॉर्डरलाइन की बात करते हैं, ये सब उस चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस और लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड से जुड़े होते हैं। एंड दैट इज द रीजन आंसर वुड बी 1 2 3 4, है ना? मजेदार है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज characterized with structural abnormalities in precisely that region of the brain. ब्रेन के रीजन में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज, ब्रेन के स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज यानी स्ट्रक्चरली ब्रेन में एबनॉर्मल होता है। स्ट्रक्चर यानी संरचनात्मक रूप से। ओके। रिड्यूस्ड ग्रे मैटर वॉल्यूम इन एरियाज ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर का एरिया कम होता है। गुड वन। लेफ्ट एंटीरियर इंसुला इज इफेक्टेड, इंसुला जो होता है लेफ्ट एंटीरियर इंसुला इज इफेक्टेड, ठीक है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज अफेक्टेड, बाप रे, है ना? मजेदार क्वेश्चन। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज अफेक्टेड एंड रिलेटिवली लो ग्लूकोज metabolism in various brain structures including the frontal cortex, dorsolateral frontal cortex and limbic system, anterior cingulate cortex. Option 1 2 3 4 5, 1 2 3 5, 1 2 5, 1 2 3 4। है ना मजेदार भाई? यही तो कमाल की बात है कि एक्चुअल में अगर आप मैं कुछ पहले समझा देता हूँ फिर बात करते हैं। ये जो है ना रिलेटिवली लो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन वेरियस ब्रेन स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग द फ्रंटल कॉर्टेक्स, पहली बात तो ये कि एक्टिविटी ज़्यादा होती है इसलिए हाई मिलेगा।
फ्रंटल कॉर्टेक्स की बात करें, डोर्सोलैटरल फ्रंटल कॉर्टेक्स की प्रभावित होता है, लेकिन हाई होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की बात चल रही है, सेल्फ इंड्यूस्ड वेज की बात चल रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव क्रिएशंस होती हैं, ठीक है ना। एंड लिम्बिक सिस्टम यानी कि आपका जो एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स होता है, उसके अंदर जो इमोशंस होते हैं वो बिल्कुल बटे होते हैं दो भागों में, एक अपने लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी दूसरे के लिए बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सो डिसफंक्शनल होता है। अगर हम इसकी बात करें, ये आपको याद करना है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज इन प्रिसाइजली दैट रीजन ऑफ द ब्रेन। एबनॉर्मेलिटीज होती हैं ब्रेन में, वो एबनॉर्मेलिटीज होती क्या है, ग्रे मैटर का वॉल्यूम जो होता है वो ब्रेन के अंदर कम होता है। एंड लेफ्ट एंटीरियर इंसुला इज इफेक्टेड, लेफ्ट इंटीरियर इंसुला जो होता है वो इफेक्टेड होता है। एक मिनट दीजिए बस मेरे को, मैं जरा गेट खोला हूँ। सॉरी, वो दीपक का टाइम हो गया था आने का, तो इसीलिए। तो आपको याद रखना है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अफेक्टेड होता है, लेफ्ट इंटीरियर इंसुला अफेक्टेड होता है, रिड्यूस्ड ग्रे मैटर होता है, इन सब के कारण यही सब स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रभावित होते हैं, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट इज पीपल विद क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर डजंट शेयर ए टेंडेंसी टू बी। जिनको क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है वो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर कौन सी टेंडेंसी को शेयर नहीं करते। ग्रे मैटर, व्हाट इज ग्रे मैटर? ग्रे मैटर जो आपको आपकी जो ग्लियल सेल्स होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं। ये एक्चुअली जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स आपके दिमाग में होते हैं, थिक होते हैं, लेकिन उनके बीच में जो केमिकल ट्रांसमिशन होता है, ये तो लोग बता देते हैं आपको, या आपने पढ़ा भी होगा कि वो न्यूरॉन्स जो होते हैं उन दो न्यूरॉन्स के बीच में केमिकल ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिशन होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमिशन। पर वो जहाँ पे होता है उस जगह पर एक मैटर होता है, दैट इज ग्रे मैटर। खास करके ये कहाँ पे होता है, जिसे आप जायरस बोलते हैं, या फिर जो ब्रेन के अंदर के जो सेक्शंस होते हैं उनके अंदर होता है ये। और ये जो ग्रे मैटर होता है ये न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। जितना बेहतर, जितना ज़्यादा ग्रे मैटर होगा उतना ज़्यादा वो न्यूरॉन्स एक जगह के आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर डजंट शेयर, कौन सा शेयर नहीं करती हैं? ड्रामेटिक, इमोशनल, इसेंट्रिक या इरेटिक। ड्रामेटिक इमोशनल होता है, इमोशनल को ही इरेटिक के रूप में भी देख लिया जाता है, ऐसा ही होता है ना, मेरे को भी लगता है। हाँ, इसेंट्रिक ठीक है, बिल्कुल सही, मजेदार। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी HPD इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय feels uncomfortable in situation in which he or she is not the center of attention। जहाँ पे वो सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं है वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ओके, एक्सेसिव सोशल एंजाइटी दैट डज नॉट डिमिनिश विद फेमिलियरिटी। हाँ, तो एक्सेसिव सोशल, ज़्यादा सोशल एंजाइटी जो कि डिमिनिश नहीं होती फेमिलियरिटी के साथ, ठीक है। ऑफन शोज और रैपिडली शिफ्टिंग ऑफ इमोशंस, मैंने शायद गलत फॉन्ट यूज कर दिया है, आप लोगों को नजर आ रहा है, क्लैरिटी है इसकी? एक्सेसिव सोशल, इसके बाद में ऑफन शोज
रैपिडली शिफ्टिंग ऑफ इमोशन रैपिडली, तेजी से, ठीक है। इंटरेक्शन विद अदर्स इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोवोकेटिव बिहेवियर। इंटरेक्शन विद अदर्स, दूसरों के साथ में इंटरेक्शन होना, और कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोवोकेटिव बिहेवियर। और प्रोवोकेटिव बिहेवियर होते हैं यानी कि किसी को उकसाने वाले बिहेवियर। सही बात है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या वाली पर बात है वो ये है, एक्सेसिव सोशल एंजाइटी डज नॉट डिमिनिश विद फेमिलियरिटी। एक्चुअली इट डिमिनिशेस विद फेमिलियरिटी। और एक्सेसिव सोशल एंजाइटी का यहाँ पे होना, हाँ, होना एक चॉइस है, ठीक है ना। तो क्लस्टर बी जो है वो एक ऐसी सेक्शंस को पेश करता है जहाँ पे कि इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, एक्सेसिव एंजाइटी जो है वो अपरेंट होती है, मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हो ही, ठीक है। और कोमॉर्बिडिटी के रूप में डेवलप हो सकती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, बट वो उस पर्सनालिटी डिसऑर्डर का हिस्सा नहीं होती एक्सेसिव एंजाइटी, ठीक है जी। Which of the following characteristics is not a symptom of a personality disorder? इनमें से कौन सा personality disorder का एक symptom नहीं है? Major depression, inflexibility, maladaptive traits, great social and personal distress. अरे वाह, ये तो बढ़िया आंसर क्वेश्चन है ना। हाँ, 2 तो समझा दिया। 4 क्या है? इंटरेक्शन विद अदर्स इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोवोकेटिव बिहेवियर। यही तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको ध्यान रखना कि इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एचपीडी, प्रोवोकेटिव बिहेवियर। हाँ, घर से मूड खराब करके आया क्या, ऐसे बोलते हैं। हाँ, मेजर डिप्रेशन, इनफ्लेक्सिबिलिटी, मैलएडेप्टिव ट्रेट्स, ग्रेट सोशल एंड पर्सनल डिस्ट्रेस। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है सिम्टम ऑफ ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर? तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए कौन सा सिम्टम नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि मेजर डिप्रेशन जो है वो कहाँ पे आता है? वो आपके मूड डिसऑर्डर में आता है ना। बाइपोलरिटी वगैरह जो है ये मूड डिसऑर्डर में आता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर में शामिल नहीं होता। ठीक है, आपने लिख दिया कि आसान है और इजी था, ठीक है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड विद, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होता है वो किस चीज से? घर से मूड खराब मतलब भाई घर से मूड खराब करके आ गया, मतलब इतिहास प्रॉब्लम वहां से कैरी कर रहा है क्या तुम? तो जो कैरी करते हैं वो प्रोवोकेट करते हैं दूसरे को, लड़ मेरे से, रोड पे आकर के भिड़ जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। हाँ, मेजर डिप्रेशन सही है। Narcissistic personality disorder is characterized with expects to be recognized as a superior with commensurate achievement, is preoccupied with fantasies of beauty, ideal love or power, has a sense of entitlement, unreasonable expectations of especially favorable treatment, ठीक है, is interpersonally exploitative, takes advantage of others, and shows arrogant, haughty behaviors or attitudes. 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 5 1 2 3 5 डेफिनेटली डिफरेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि जब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें फैंटेसीज ऑफ ब्यूटी, आइडियल लव, पावर, यस, गुड, अच्छा, एंड इंटरपर्सनली एक्सप्लॉयटेटिव, टेक्स एडवांटेज ऑफ अदर्स। बताएं जी, लगता तो नहीं है? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे जो खास चीज है उसको क्या ध्यान रखना है? एक्सपेक्ट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज सुपीरियर विद कमेंसुरेट अचीवमेंट। कमेंसुरेट अचीवमेंट नहीं, सुपीरियर में नहीं, यू आर द बेस्ट, यू नो दिस, you know this. Haughty behavior or attitude, यानी ओए भाई को तेरा भाई कुछ भी कर सकता है, शहर का दादा है, इस क्षेत्र में ना कोई बोल नहीं सकता, ये अपना इलाका है,
दैट इज हाउ टू बिहेवियर, यू नो। चलिए, मैं कभी कभी सोचा करता, जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैं सोचा करता था मुझे अगर कभी भी होगा तो मुझे ना नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा। ओह यू नो, हाँ भाई समझो तो टाइप से भी, हाँ बिल्कुल। वो तो मैंने पहले ही बता दिया ना कि नार्सिसिस्टिक में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि अपनी फीलिंग्स को तो बहुत ध्यान रखता है, दूसरे की फीलिंग्स का कोई ध्यान नहीं रखता है, इसलिए दूसरों का फ़ायदा उठा लेता है। यस, दिस हैपन्स। अच्छा है कि मैं डिसऑर्डर वाली कंडीशन में नहीं पहुंचा, वरना मुझे बहुत ख़राब लगता अगर मैं अपने बारे में सुनता कि ऐसा होता है। पर ठीक है। हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, फिर से आ गए कि तुम। Histrionic personality disorder is pervasive pattern of excessive emotional and attention seeking can be characterized with which of the following? Often uses physical appearances to draw attention to self. Physical appearances का इस्तेमाल करना ताकि वो attention को draw करें। जैसे कि यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे आएगा वो कौन है? पादुकोण, पूरा नाम नहीं पता मुझे, उसका पति। बेस्ट लाइक दैट, हाँ यार वो क्या नाम है, रणवीर सिंह। हाँ रणवीर सिंह क्या करता है, कभी भी कुछ भी कपड़े पहन लेता है। कभी भी कपड़े कोई से भी पहन करके आ जाता है, किस लिए? अटेंशन लेने के लिए। ओह यू नो यू, हाँ। Has excessively impressionistic style of speech. Excessively expressionistic style of speech हो सकता है, पता नहीं, I don't think so. Shows self-dramatization, yes. The theatricality and exaggerated expression of emotion, yes, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Not influenced by others or circumstances. नहीं. Considers relationships to be more intimate than they actually are. हाँ, थोड़ा दिमाग को खोल के याद करोगे तो याद रहेगा। हाँ, ऊट पटांग कपड़े नहीं पहनता वो। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात कर रहा है। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या है? नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के गुण को जोड़ दिया गया। तो अब आपको यहाँ पे ढूंढना है। ये बात तो तू सही कह रही है दीप्ति कि अब ना ऑल वाला जो है ना आंसर मत ढूंढना, ठीक है ना? हाँ देखो ये जो है ना, हैज एक्सेसिवली इम्प्रेशनिस्टिक स्टाइल ऑफ स्पीच और नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स और सर्कमस्टांसेस। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है दूसरों से और बड़ा ही नॉर्मलाइज वे होता है, लेकिन ड्रामेटिक होता है उसका। तो ये हमने नार्सिसिस्टिक में से ले लिया है, हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए भाई, थैंक यू सो मच, है ना? और मैं इसको अभी इसी वक्त इसको मैं प्राइवेट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट देयर इज ऑलवेज समवन हियर टू हेल्प यू एंड दैट इज यू नो दैट हियर इन बिट्स यू इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी। मैं इस जेस्चर को बहुत कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। कल मेरे बहुत सारे बच्चों ने ऐप पे जब डिस्कशन चल रहा था तो उसमें आप लोगों ने बहुत बढ़िया कार्य किया, उनको गाइड करने की कोशिश की। शायद ये काम एक ऐसा है जिसमें कि मैं कभी भी सफल नहीं हो पाया और ना ही कर पाया, बट आई एम रियली थैंकिंग यू so much to all of you, but most importantly दीप्ति एंड सैवी, जिन्होंने कि इस गाइडेंस के लिए इनिशिएटिव लिया, शुरुआत की और फिर दूसरे स्टूडेंट्स को भी उसके साथ में जोड़ा। तो कीप गाइडिंग द स्टूडेंट, कीप शेयरिंग योर थॉट, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। और अगर कोई ज़रूरत है जिसके लिए हम अवेलेबल रह सकते हैं, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच। कल सवेरे सभी 8 बजे मौजूद होने चाहिए।